जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, कल में नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां जो थी, हमने कल नागरिकता पढ़ा दी थी कि नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे क्या होता है, उन सब के बारे में। जो 5 से 11 तक थे, कितने थे अनुच्छेद? कितने थे अनुच्छेद? 5 से 11 तक थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने कल आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी। तो शेष जो रह गया था कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की कई रीजन है, कई कारण है जिनके माध्यम से हम नागरिकता को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे जन्म के आधार पर जैसे यहाँ का जो जैसे हमारा जन्म हुआ है, हमारे माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो हमें जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्या अगर हमारे माता पिता जो हैं भारत के अगर नागरिक हैं तो उन्हें भारत के नागरिक हैं तो उनके बच्चे को जन्म के आधार पर ही नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ठीक है, ये पहला रीजन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जिनके माता पिता भारत नागरिक हैं तो क्या उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी? हाँ, दे दी जाएगी। दूसरा क्या है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी या नहीं? ठीक है, नागरिकता दी जाएगी या नहीं? तो भैया नागरिकता इन्हें भी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका भी एक बेस होना चाहिए। किस बेस पे दी जाएगी? तो देखिए, विदेश में जन्म लेने वाले या तो उनके मम्मी पापा में से कोई एक जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, तो उसके जन्म लेने वाले बच्चे को भी, चाहे विदेश में या देश में जन्म ले, तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे शिखर धवन। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, जैसे शिखर धवन की पत्नी क्या है, विदेशी है, दूसरे कंट्री के हैं, और शिखर धवन इंडिया के, तो इसलिए उनके लड़के को क्या होगा, नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर भी नागरिकता प्रदान की जाती है। कैसे? कि जब किसी की माता पिता में से कोई एक इंडियन हो तो उसके बच्चे को विदेश में जन्म ले रहा है तब भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा देखिए आपका क्या, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे सिक्किम राज्य को जब भारत में मिलाया गया तो वहां के सभी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। ठीक है, तो हम किसी भी विदेशी राज्य को अगर अपने में मिलाते हैं तो उसे भारत सरकार भारत की नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या किसी विदेशी राज्य को मिलाने पर भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाएगी? हाँ, तो दोस्तों भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जाती है। अगला माध्यम देखिए आपका, अगला जो माध्यम है पंजीकरण। ठीक है, क्या पंजीकरण क्या होता है? जैसे आपको एक रजिस्ट्रेशन कहीं दूसरे से है, आपको यहाँ पर रहना है, कहीं दूसरे कंट्री से आकर या किसी दूसरे जगहों से आकर आपको हमारे भारत में रहना है, तो आपको एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत सरकार में एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी लाइन कतार लगानी पड़ती है, तो नागरिकता के संबंधी काम है। ठीक है, तो इसे इतने जल्दी थोड़ी दे देंगे। तो ऐसे भी यहाँ के काम काज अगर बढ़िया से करें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजीकरण मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसके द्वारा आपको नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन उसके भी कुछ शर्त और कुछ नियम होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ आकर 5 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। यानी आप अगर आएंगे तो 5 साल भारत में लगातार रहेंगे, यहाँ से आप बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं भी विदेश यात्रा घूमने नहीं, लगातार कंटिन्यू आपको 5 साल भारत में ही रहना होगा। तब आपको भारत सरकार देखेगी कहाँ आप हैं या नहीं, चेक होगा, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? देशीकरण। अब देशीकरण क्या होता है? देशीकरण शब्द से आप समझ गए होंगे कि एकदम देसी। ठीक है, तो देसी जैसे वैसा व्यक्ति जो भारत की एक ही भाषा को जानता हो, वैसा व्यक्ति जो भारत की एक ही भाषा को क्या करता हो, जानता हो। ठीक है, तो उसे भी क्या कहते हैं, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जो भारत की एक ही भाषा को जानता हो, लेकिन इसके भी कुछ शर्त हैं कि वह भारत में लगातार 10 साल तक रहा हो। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 10 साल तक रहने पर किस देशीकरण को किसे नागरिकता दी जाए, तो ये देशीकरण में आता है। ठीक है, क्लियर। अगला आता है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है? देखिए, ये 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया, बनाया गया था ओवरसीज नागरिकता। या होता क्या, या बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जैसे
कोई बड़े बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योगपति जो है वो कहीं जाकर दूसरे की जगह यहाँ से छोड़कर वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लिए, तो उनके लिए एक ओवरसीज नागरिकता बनाई गई 2005 में। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि 2000 ओवरसीज नागरिकता कब लाई गई, तो ओवरसीज नागरिकता 2005 में लाई और किस समिति के द्वारा लाई गई, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा लाई गई। इस चीज को आप नोट करेंगे, ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे। किस समिति के द्वारा लाई गई, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा लाई गई। या किन के लिए होता है, या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है। इसमें होता क्या है कि जब इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत नहीं आ सकता, ठीक है। जो ओवरसीज नागरिकता प्राप्त कर लिया तो उसे अगर भारत अपने कंट्री में फिर रिटर्न आना है तो उसे वीजा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब वीजा और पासपोर्ट क्या होते हैं, हम आइए इनके बारे में आपको भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए वीजा एक्चुअली में होता क्या है, वीजा क्या होता है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको यहां से अमेरिका जाना है, ठीक है, तो अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका देश में हमको उतरने के लिए वहां की हमको क्या चाहिए, वीजा चाहिए। कहते हैं ना ऑन अराइवल वीजा, मतलब अवेलेबल होना चाहिए। तो टूरिस्ट देखे आते हैं तो उनको अराइवल वीजा तुरंत पहुंचते ही एयरपोर्ट पे वगैरह वगैरह पे वीजा अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। यानी हमें जिस देश में जाना है उन देश से हमको क्या लेना होगा, परमिशन। उसी परमिशन को क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। अब देखिए पासपोर्ट क्या होता है दोस्तों, पासपोर्ट ये होता है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पासपोर्ट जैसे कहते हैं, हमारा पासपोर्ट आ गया, पासपोर्ट आ गया मतलब आपको भारत सरकार ने ये मान्यता दे दी कि ठीक है आप जा सकते हैं इस छोड़कर, ठीक, जहां भी आप जाना चाहें। अब जहां जिस देश में आपको जाना हो उस देश को आपकी क्या होना चाहिए, आपके पास वीजा होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बड़ा सिंपल था। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने घर से हमको जाना तो अपने मम्मी पापा से पूछ कर जाना होगा, ठीक है, कि मम्मी पापा हम जा रहे हैं। जिसके घर जाना है भाई हम आ रहे हैं, तो वहां भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो वही चीजें उसी को मतलब हमको किसी देश में, अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो वहां का हमारे पास वहां की वीजा होनी चाहिए। और जिस देश से आप जा रहे हैं उस अपने देश की क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। ये होता है पासपोर्ट और वीजा में अंतर, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आया कि पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है। तो पासपोर्ट और वीजा में ये अंतर होता है कि जिस देश में हमको जाना है वहां का हमारे पास पासपोर्ट वीजा होना चाहिए, और जिस देश को छोड़कर हम जा रहे हैं, जैसे अपने कंट्री से हमको दूसरे कंट्री में जाना है तो हमें अपने कंट्री से क्या लेना होगा, पासपोर्ट। उसी को क्या कहते हैं, पासपोर्ट। यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी को पासपोर्ट कहा जाता है। और किसी दूसरे देश में जाने के लिए जो अनुमति हमको उस देश से लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, वीजा, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये थी आपके नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां। अब आइए समझते हैं भाग 3 मूल अधिकार, ठीक है, राइट फंडामेंटल, ठीक है। आपके जो मूल अधिकार है कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया, ठीक है। आपका जो मूल अधिकार है कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब देखिए मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार। इस चीज को क्वेश्चन में पूछा है कि मूल अधिकार को क्या कहते हैं, तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार जो है ये किसके संविधान, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो है अमेरिका की संविधान से लिया गया है, ठीक है। किसके, अमेरिका के, यूएस से, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मूल अधिकार को लिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं कि अनुच्छेद जो आपको महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहेंगे, क्वेश्चन पूछे हम वो आपको सब यहाँ पर डील करवा देंगे, ठीक है। चलिए जैसे आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 12। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में देखिए दोस्तों मूल अधिकार की परिभाषा को डेवलप किया गया, बताया गया है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। इतना ही ज्यादा नहीं पूछता आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 है, ठीक है। आइए लेकिन समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या गया, अगर हमारे मूल अधिकार पर कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करता है, ठीक है, अगर हमारे मूल अधिकार पर कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करता है, ठीक है, प्रभावित करता है, तो क्या
तो उसके रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। यानी जैसे हमारा मूल अधिकार है जो हमको यहाँ पर मिला है, कोई दूसरा मूल अधिकार हमको प्रभावित करे तो यहाँ की भारत सरकार आपके उस मूल अधिकार पर क्या कर सकती है, या उस मूल अधिकार पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, ठीक है। फिर आता है अगला समता और समानता का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। समता और समानता का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए समता समानता मतलब बराबर, समता समानता का अधिकार यानी जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है। कोई अंतर ना हो, कोई भेदभाव ना, कोई छुआछूत ना, कोई मतलब कोई भी ना हो, सब एक समान है। जैसे ये पेन है, तीनों सब बराबर है, ठीक है। इसमें कलर बेशक कुछ अलग हो लेकिन है तो साइज में बराबर ना। अब जैसे कलर रेड हो गया, ग्रीन हो गया, लाल हो गया या ब्लैक हो गया, तो लेकिन इसकी साइज क्या है, बराबर है ना। वही चीजें कहने का मतलब समता समानता का अधिकार, सब चीजें बराबर है। यहाँ किसी कानून या सबके लिए जो नियम कानून है वो किसी के लिए अलग नहीं है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, ठीक है। यानी कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया, अनुच्छेद 14 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के सामने या विधि के समक्ष सब समान है, तो अनुच्छेद 14 में। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहां से लिए गए, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब समान है, ये कहां से ली गई, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। इस चीज को आप नोट रखेंगे कि विधि के समक्ष सब समान है, ये कानून कहां से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अगला क्या आप ये देखिए, जबकि कानून के संरक्षण की बात की जाए, कानून की रक्षा की बात की जाए, तो कानून की रक्षा की बात अमेरिका से ली गई है, ठीक है। तो इस दो पॉइंट को आप फैक्टर को नोट करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि, या ऐसे पूछ लेता है कानून के संरक्षण की व्यवस्था कहां से की गई है, तो अमेरिका से की गई है। और कानून के सब समक्ष समान है, ये कहां से की गई व्यवस्था, तो ब्रिटेन से की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या, जाति धर्म लिंग सार्वजनिक स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। देखिए हमने पहले ही कहा कि समता समानता का मतलब ये है कि सबके लिए बराबर, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि जात धर्म लिंग के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 15 में। इस चीज को आप याद रखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि जात धर्म लिंग भेदभाव में कोई अंतर नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 क्या, लोक निर्वाचन यानी कुछ पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय तक के आरक्षण की बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा यहाँ से कि लोक निर्वाचन का जो पिछड़े लोगों के लिए कुछ आरक्षण की बात की किस अनुच्छेद में कही गई, तो अनुच्छेद 16 में। सबसे महत्वपूर्ण आपका अनुच्छेद ए है, ठीक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखिए अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता जैसे हम बराबर है, कानून में जब सब बराबर है तो छुआछूत भी नहीं होना चाहिए। इस चीज को यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में, तो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। फिर अगला क्या, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत, ठीक है। इसमें जैसे आप कोई विदेशी उपाधियों को धारण कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति से उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसके आगे से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए हमने कल जो था, हमने कल अटेंड कर लिया था कि मूल अधिकार में 12 से 18 तक हमने कल पढ़ा था। तो उसके आगे से आपको पढ़ना था जो कि डीबीएसपी में कितना है, 12 से 35, यानी मूल अधिकार में हमारे कितने अधिकार अनुच्छेद हैं, 12 से 35 आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 22, ठीक है। 19 से 22 तक के अनुच्छेद को हमको आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बड़े महत्वपूर्ण मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है 19, ठीक है। और 19, 20, 21 ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते चलते हैं। चलिए देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपसे पहले पूछे स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है,
तो आपको याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, ठीक है। अनुच्छेद कितने तक है? 19 से 22 तक है। अब इसमें भी कई खंड हैं, जैसे अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 के देखिए, अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसके 19 से जो अनुच्छेद 19 से इसके 6-7 भाग हैं, ठीक है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है। तो इसमें से कुछ अलग कर दिए गए हैं जो अभी हम आपको बताने वाले। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसके कितने भाग हैं? पहले तो इतने भाग हैं, इन भाग के बारे में जान लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि आगे क्या ऐसा मैटर होता है, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि भाग 1 में जैसे किसी चीज का सेक्शन हो, उस सेक्शन के ऐसे डिवाइड कर दिए गए और उस सेक्शन के भी सेक्शन हो, तो ऐसे इस टाइप से इन सबको क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। तो देखिए क्या है, पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप कोई झंडा लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, अपना अपना खुद का पार्टी का बना के, इसीलिए लहराते हैं लोग। पुतला जलाने की, आप कोई विरोध भी कर सकते हैं, पुतला जला सकते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है अनुच्छेद 19 में, प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए प्रेस वाले इसीलिए कुछ भी कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, तो क्यों कह देते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 में उनके लिए ये आजादी दी गई है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि प्रेस वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 19 दिखा देते हैं, इसलिए उनको कुछ बोला नहीं जाता, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी न्यूज रिपोर्टर इत्यादि। फिर आता है अगला सेक्शन क्या है, देखिए दो में क्या किया है, सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, आपको स्वतंत्र सभा कर सकते हैं, लेकिन किसके आधार पर, आपके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए, उस बेस के आधार पर आप भारत में सभा करने की स्वतंत्रता, आपको आजादी मिलती है। फिर क्या सेक्शन 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, संगठन इत्यादि आप बनाने का कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तीसरे वाले भाग में कहा गया, ठीक है। ये भाग एक प्रकार समझिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, ठीक है। फिर क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, मतलब वैसे स्वतंत्र रूप से आप भारत में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, भारत में कहीं भी, ठीक, भारत में कहीं भी आप घूमने का कार्य कर सकते हैं, घूम सकते हैं। भारत में कहीं बसने की, यानी भारत में कहीं बसने की, आप जहां भी इच्छा चाहे, जहां भी इच्छा चाहे आप वहां बस सकते थे। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन 370 धारा 370 हटने के बाद आप वहां भी जमीन वगैरह वगैरह आप खरीद सकते हैं और वहां पर भी आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान है। तो भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, आपको सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे कि अनुच्छेद 19 के भाग 3 में क्या कहा है, तो संगठन बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 के भाग 4 में क्या है, चारों ओर घूमने की। तो ऑप्शन भी आपको इसे देगा, 19 का, 19 खा, 19 गा, 19 घा, तो इस टाइप से आपको, या 19 1 2 3 करके देगा, ऐसे रोमन अंक में तो आपको देगा। तो आप इस चीज को क्लियर करिएगा, ठीक है। फिर क्या है, संपत्ति का अधिकार। देखिए पहले क्या, मूल अधिकार में संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन कई ऐसे कारण आए जिनकी वजह से इसको हटाना पड़ा। रीजन क्या था, मान लीजिए आपको यहां से यहां तक आपको सीधी सड़क जाने में 2 किलोमीटर लग रहा है, अगर इसी सड़क को ऐसे घुमाने में 5 लाख का खर्चा आ रहा है, यहाँ 5 लाख का, यहाँ 8 लाख का आ रहा है, तो आप कौन सा चूज करेंगे, तो आप 5 लाख वाला सड़क को बनाने में चूज करेंगे, ठीक है, इसे बनाने में चूज करेंगे। लेकिन गलती क्या हुआ करती थी, उस टाइम जब मूल अधिकार में आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया था कि आपका संपत्ति, आप इसे आपके अलावा कोई इसे ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, ठीक है। तो सरकार ने देखा कि जब कोई चीज वो काम करती थी तो किसी का बीच में मान लीजिए खेत आ गया, मकान आ गया, उसे सीधा जाना होता, ले जाना पास ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है, ऐसे कई कारण थे, तो लोग नहीं देते थे अपना जमीन, तो उसी लिए इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब आप देखते होंगे कि अब कोई भी घर द्वार जैसे
होता है तो आप उसे नहीं तो पहले ऐसा क्या होता था, अगर बीच में आ गया तो नहीं हटाएगा तो नहीं हटाएगा, आपको साइड से ले जाना पड़ता था, तो सरकार की इसमें बहुत सारे घाटा हो जाती थी। ठीक है, इन सबको देखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। इस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया और कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसे क्वेश्चन पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो उसे किस अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 300 का में रखा गया। इसे के हम लिखे हैं, आप का भी लिख सकते हैं, इसे 300 का, इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिलने को देखने को मिलेगा, के भी मिलेगा। ठीक है, तो 300 का या के में रखा गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300 का में रखा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, चलिए फिर क्या आता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी व्यवसाय, आप भारत क्या हर जगह आप व्यवसाय करने की आपको खुली छूट है। आप भारत में कहीं भी जहां मर्जी कहीं बिना पासपोर्ट वीजा के व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब संविधान बना तो उस टाइम स्वतंत्रता के अधिकार कुल कितने थे? तो 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6, क्योंकि मूल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आप काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसे वाले को क्या कर दिया गया है? बैन, यहां से हटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में यानी 19 में जो कहा गया उसमें कितने टोटल फंडामेंटल ठीक आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि लास्ट में कि कितने, जब अनुच्छेद 19 में कुल कितने थे? तो आपको 7, पहले 7 थे, लेकिन बात अब मूल अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार से अलग कर दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब 6 बचे हैं। ठीक है, ये भी पूछता है कि जब बनाया गया तो उसे किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। ठीक है, फिर आते हैं, देखिए व्यवसाय करने की व्यवस्था है तो आपको बता दी। फिर अनुच्छेद 20 में क्या गया? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। पहला क्या? एक गलती की 1 सजा। फिर दूसरा क्या है? उस समय के अनुसार, उस कानून के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। तीसरा क्या है? सजा के बाद भी कैदी को स्वतंत्रता दिया जाएगा, आरक्षण दी जाएगी। मतलब कहने का जब आप कोई एक गलती करते हैं तो एक गलती की सिर्फ एक ही सजा होगी, ना कि कई सारी सजाएं होंगी। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले कोई एक गलती की हो, ठीक है, उसके ऊपर का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हो? 1 रुपए का जुर्माना लगाया हो। ठीक है, तो अगर वही गलती आप स्वयं कर रहे हो, वही गलती आपने की है, तो आपके ऊपर भी 1 रुपए का ही जुर्माना लगेगा। अगर उस समय उस व्यक्ति को सजा हुई होगी दूसरी किसी प्रकार की, तो आपको भी उसी प्रकार की सजा दी जाएगी। अब दूसरी चीज क्या कहेगी है? तो उस समय के कानून के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कभी किसी समय किसी ने कोई ऐसी गलती की और उसको सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी न्यायालय ने सजा सुनाई कि आपको 10 रुपए का हर्जाना भरना है, तो आपने भी आज के समय में वही गलती की है, तो आपको उसी गलती का उस समय के न्याय के अनुसार, आधार के अनुसार, समय के अनुसार, कानून के अनुसार आपको क्या होगी? सजा सुनाई जाएगी। यानी आपको भी 10 रुपए पे करना ही होगा। अगर उस समय फांसी दी गई होती तो आपको भी फांसी मिलती, जो गलती आज आप करते। फिर दूसरा क्या है? सजा के बाद भी कैदी को आरक्षण, यानी जब तक न्यायालय अपराधी को व्यक्ति को अपराधी नहीं घोषित कर देता तब तक आप उसे आरक्षण देंगे और उसे आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आई। हमारे कहने का मतलब था जैसे कोई व्यक्ति है जो पहले कानून के आधार पर गलती किया है, उसने न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है, जो आज अगर वही गलती आप कर रहे हैं तो उसी बेस पर, उसी न्याय कानून के आधार पर आपको भी सजा सुनाई जाती है। अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 21 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी आप अपने प्राण और दैहिक शरीर की के साथ कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए कभी गाड़ी वाहन चला, प्रदूषण वाहन जो गाड़ी होते हैं उन पर चालान काटी जाती है कि आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़
नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, निजता का अधिकार। देखिए निजता का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है निजता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, ठीक है। निजता का मतलब होता है गोपनीय, यानी किस अपनी कोई सीक्रेट बात, ठीक है। तीसरा नोट, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, थोड़ा सा नोट करने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 को, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को क्या गया है, आपात के काल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता, यानी आपके देश में कोई इमरजेंसी होती है तो भी 20 और 21 के अनुच्छेद को के अनुसार आपको आपातकाल के दौरान रोका नहीं जा सकता, ठीक है। इसे ही देखिए सबसे मूल शक्तिशाली अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे मूल शक्तिशाली अधिकार भी इसे कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस अधिकार को सबसे मूल शक्तिशाली अधिकार कहा गया है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को सबसे मूल शक्तिशाली अधिकार कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद देखिए 21 का, इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है, ठीक है। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा, अनुच्छेद 21 का में क्या जोड़ा गया, तो शिक्षा को निःशुल्क बनाने का प्रावधान था, इसे जोड़ा गया। यानी जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है अनुच्छेद 22, देखिए अनुच्छेद 22 में क्या गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। पहला क्या है, गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना, यानी किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो तो उससे पहले उसके कारण को बताना होगा कि हाँ आपको इस कारणवश से आपको मतलब गिरफ्तार करने वाले हैं। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यानी 24 घंटे के अंदर सशरीर उसे न्यायालय में प्रस्तुत आपको करना होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट वहां पर जो सजा सुनाएगी तब आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, ठीक है। वो रख सकता है जिसे वो पसंद करता है, वो अपना खुद का एक व्यक्तिगत वो वकील कर सकता है। तो यहां से देखिए कहने का ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार करने से पहले वारंट जारी करना होता है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मन पसंद वकील रखने का प्रावधान है। यानी कहने का अर्थ है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन पसंद वकील को रख सकता है, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, फिर इसके बाद आगे मिलेंगे कल, ठीक है। देखिए कल आपको सबसे पहले आपको मीसा समझाएंगे जो भारत सरकार में लागू हुई थी, ठीक है। कुछ इंदिरा गांधी के, कुछ राजीव गांधी के, इन सबके समय में मीसा क्या है, राष्ट्रपा क्या है, टाडा क्या है, कोटा क्या है, तो इन सबके बारे में हम कल आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का सेक्शन क्या है, हमने कल नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था, अगले वीडियो में कि भारत के मतलब मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो अनुच्छेद उसमें हमने कवर कर लिया था, और उसके आगे से बचा था अनुच्छेद 23 से आज हम कवर करेंगे अनुच्छेद 32 तक, ठीक है। देखिए उससे पहले हमने कुछ बताया था कि मीसा क्या है, राष्ट्रपा क्या है, टाडा क्या है, कोटा क्या है, इस सब चीजों के बारे में हमने कहा था कि हम कल अगले वीडियो में बताएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ और बताते हैं। देखिए भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, कुछ ऐसे विरोध अधिनियम आए भारत में, ठीक है, जिनके खिलाफ लाया गया फिर समाप्त कर दिया गया। तो आपसे सिर्फ डेट पूछ सकता है और कब लाया गया था, ये चीजें पूछेगा, और अदरवाइज ये नहीं पूछेगा कि और क्या कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए पहला क्या देखिए, निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम जो है आपका, ये निवारक विरोध अधिनियम एक कब लाया गया, 1950 में लाया गया था, ठीक है। निवारक विरोध अधिनियम कब लाया गया था, 1950 में। अब देखिए कुछ कारणवश इसका दुरुपयोग होने लगा, तो फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1972 को इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। 31 दिसंबर 1972 को इसे बंद कर दिया, ठीक। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा
निवारक विरोध अधिनियम पहली बार कब लाया गया था? निवारक विरोध अधिनियम पहली बार 1950 में लाया गया था, ठीक है। फिर क्या मीसा, देखिए मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एक्ट है, मतलब मेंटेनेंस के खातिर, लेकिन कुछ इसके इतने ज्यादा दुरुपयोग होने लगे, हर जगहों पर दुरुपयोग होने लगे, भारत सरकार को इसे देखते हुए क्या करना पड़ा, एक 1971 में इसे लाया गया था और 1978 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो आप ये सिर्फ सन याद करेंगे, सन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सन ही पूछेगा, ठीक है। कि मीसा कब आया? मीसा 1971 में आया। मीसा का कब बंद हुआ? तो 1978 में। किस कारण बंद हुआ? दुरुपयोग होने के कारण, ठीक है। फिर अगला क्या? रासुका। रासुका का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, सु से हो जाएगा सुरक्षा, का से हो जाएगा कानून, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक। देखिए रासुका आज भी लागू है और तब भी। इसे कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। रासुका को कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था और अभी भी ये क्या है? चालू है, ठीक है, चालू हालत में। जिसके कारण क्या करते हैं? पुलिस एनकाउंटर करती है। ये बड़ा ही खतरनाक कानून है। कौन सा? रासुका। रासुका को बहुत ही खतरनाक कानून माना जाता है क्योंकि इसी के द्वारा पुलिस क्या करती है? एनकाउंटर करने का काम करती है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिस एनकाउंटर किस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत करती है? तो रासुका, ऐसे आपको देगा। या इसे कब रासुका कब लाया गया, या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को कब लागू किया गया? तो 1980 में इसे लागू किया गया। ये अभी बंद नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्या आपका? टाडा। टाडा क्या है? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। इसे देखिए आतंकवादियों के विरुद्ध में लाया गया था कि आतंकवादी टेररिज्म जो थे, आतंकवादी बहुत सारे फैल गए थे, तो उन सबको रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है। 1985 में इसे लाया गया था, लेकिन कुछ दुरुपयोग होने के कारण इसे भी भारत सरकार को 23 मई 1995 को क्या करना पड़ा? बंद करना। लगभग ये मान लीजिए 9-10 साल बाद इसे क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। रीजन क्या थे इसके? जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे पावर दे दिया अधिकारी लोगों को, तो किसी भी को उस समय आतंकवादी घोषित करके मार दे रहे थे, तो इस कारण इसका विरोध हुआ। और जिसके कारण मतलब एक जैसे मान लीजिए हम आम आदमी है और हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी अगर भाई किसी से दुश्मनी हो, सरकारी लेवल पावर में है, तो वो भी आपको आतंकवादी घोषित करके क्या कर देता था? मार देता था। इसलिए इस कानून को क्या किया गया? टाडा को बंद किया गया। फिर अगला उसके बाद आया पोटा, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। ये भी आतंकवादी को रोकने के ही लिए लाया गया था, लेकिन ये भी असफल रहा और 2001 में लाया गया, 2004 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपसे अधिनियम, कुछ निवारक विरोधक अधिनियम, जिन्हें आपको सन में याद करना है, कब लाया गया था, कब बंद कर दिया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पोटा क्या है? तो पोटा आतंकवादी को रोकने का एक संगठन था, लेकिन कुछ दुरुपयोग होने के कारण, इसका सही ना उपयोग होने के कारण इसे 2004 में बंद कर दिया गया। अगर आपसे पूछ लेगा कि पोटा कब आया, तो 2001 में आया। तो इस सब चीजों को आप याद रखेंगे। सन बड़ा इंपॉर्टेंट इसका होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में सन ही पूछता है ज्यादातर, ये नहीं पूछे का हुआ था, काहे हुआ था, ठीक है। तो उतना आप जानकारी रखिए जितना आपको पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है? देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 से 24, कितना पढ़ना है? अनुच्छेद 23 से 24। देखिए अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात्सरम, ठीक है, यानी जबरदस्ती, ठीक, बेरोजगारी यानी बिना वेतन के आप किसी से भी काम नहीं करवा सकते। जैसे मैं हूं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैं किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे, बिना रुपए, बिना वेतन का उससे एक भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता। और बलात्सरम का क्या, यानी बच्चों से तो एकदम काम करवाना सख्त मना है, ठीक है, जब तक कि वो योग्य ना हो जाए उस काम के लिए, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बलात्सरम या जबरदस्ती श्रम किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। किंतु अगर कोई राष्ट्रीय आपात आ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलात्सरम और बेरोजगारी बिना पैसे के भी करवाए जा सकते हैं। इस चीज को आप नोट रखेंगे। इसको अनुच्छेद 23 में रखा गया। फिर अगला आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या गया? 24 वर्ष या 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी आप जो भी बच्चे हैं वो एकदम यूथ होने चाहिए, उन्हें उससे कम वर्ष खतरनाक हो, जैसे कोई मान लीजिए बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसे खतरनाक होते हैं, आप उस काम में उनको नहीं लगा सकते, ठीक है, बिना उनकी स्वेच्छा के। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया
है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये अनुच्छेद आप 23 को याद रखेंगे, 24 नहीं पूछता है आपसे, इधर सारे के सारे अनुच्छेद आपसे पूछेगा, ठीक है। आपसे इधर सारे के सारे अनुच्छेद क्या करेगा, पूछेगा, ठीक। अब पूछेगा क्या, देखिए जैसे इसमें पहला क्या आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इस अनुच्छेद को आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 23 में कहा गया बलात्कार और बेरोजगारी आप जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते, हाँ, लेकिन किसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बेरोजगारी और बलात्कार दोनों करवाया जा सकता है, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए। अगला क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक, यहाँ से ऐसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो 25 से 28 तक। अब देखिए इसमें भी हम 25, 26, 27 पढ़ेंगे कैसे। अनुच्छेद 25 क्या दिया, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, सिखों को कृपाण, यानी कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार होता है, ठीक है, कृपाण का मतलब तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता दी गई है। टिक्की रखने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद में मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की या सिखों को तलवार कृपाण रखने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 25 में दी गई है। इस चीज को आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के लिए स्वतंत्र है, आप सामूहिक रूप से कोई भी यज्ञ, हवन कुछ भी कर सकते हैं सामूहिक रूप से। ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है, जिसके तहत क्या होता है, सड़क पर आप नमाज पढ़, इसी के तहत, यानी अनुच्छेद 26 के तहत ही सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, तो अनुच्छेद 26। या धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 26 में। देखिए अंतर क्या है, 25 और 26 में अंतर ये है मित्रों, 25 में कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, यानी खुद का, ठीक है, जो जिसे आप मानते हैं वैसा करिए। लेकिन 26 में क्या कहा गया, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कई, यहाँ अकेले की बात की गई है, यहाँ सामूहिक रूप से बात की गई है, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला क्या है आपका, अनुच्छेद 27। 27 में क्या है, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कोई आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उस पर आपसे कोई भी भारत सरकार टैक्स नहीं देगी। बस इतना ही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं तो उस पर हमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 28 आता है, देखिए अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि किस अनुच्छेद में, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है। तो इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट हम लिख दिए हैं आपके लिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया सरकारी धन से चल रहे किसी भी संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर क्या आता है आपका, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये कुछ स्पेशल अधिकार है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनता है और पूछता भी है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहां से कहां तक, 29 से 30। आप इस पॉइंट को नोट रखिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, ठीक है, किसी भी अल्पसंख्यक के उसकी भाषा संस्कृति के आधार पर संस्कृत संस्था में प्रवेश करने से रोक नहीं। यानी इसमें दो चीजें बात की गई है, क्या, एक तो उनकी, जय हिंद, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता ही रहेगा। तो हम कल पढ़े थे अनुच्छेद, कुछ वीडियो लास्ट में कर गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसके कारण अनुच्छेद 31 और 32 शेष रह गए थे। तो आज हम उन सबको कवर कर लेंगे और यहाँ तक करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा
आपका मूल भाग है उसे मूल अधिकार को समाप्त कर देंगे आज। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए आपके सेशन की तरफ चलते हैं। तबीयत दोस्तों कुछ ठीक नहीं है, गले में कुछ दिक्कत है, फिलहाल कोशिश करेंगे कि लास्ट तक आपको बेटर देने की। चलिए देखिए, अनुच्छेद 31, ठीक है, हम यहाँ तक 30 को कवर कर लिए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया है, पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई। पैतृक संपत्ति मतलब जो पिता की संपत्ति या उसकी संपत्ति के बारे में की गई, अर्थात इसे क्या किया गया है, पैतृक संपत्ति को क्या किया गया है 14वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन 14वां, ठीक है 44, और 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ये तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि किस अनुच्छेद में पैतृक संपत्ति की चर्चा या बात की गई है, तो अनुच्छेद 31 में की गई है। ठीक है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे किसमें रख दिया गया है, 300A में रख दिया गया है। ठीक है, क्लियर, अनुच्छेद 300A में। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भी और किस नाम से जाना जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 देखिए 5 प्रकार की, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो होती है आपका, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर मतलब जारी करती है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा प्रतिषेध, चौथा परमादेश और 5वां उत्प्रेषण होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की आप सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट को जारी करती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जारी करती है रिट को। ठीक है, या आपसे उसका नाम पूछ लेगा कि कौन कौन से ना है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और उत्प्रेषण। ठीक है, क्लियर। तो ये 5 प्रकार से आपको इसका नाम याद रखना है, बाकी और इसके बारे में नहीं। तो अब क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, इस सब के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, पूरी जानकारी के साथ। फिलहाल आप इस समय इतना ही याद रखेंगे कि ये 5 प्रकार की रिट को जारी करती है। कौन कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और उत्प्रेषण। ठीक है, क्लियर। चलिए, कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। फिर कहता है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 32 को प्रस्तावना का भी आत्मा कहा जाता है, यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को भी आत्मा कहा जाता है, ऐसा है। ठीक है, फिर देखिए आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से देखिए, आपकी जानकारी के लिए हमने नोट कोर्ट में कर दिया है कि हाई कोर्ट जो आपका अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट को जारी करती है। ठीक है, तो इस दोनों में अंदर कभी कभी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट को जारी करती है, तो 32, हाई कोर्ट की बात आए तो 226। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अनुच्छेद आपका 33 है। अनुच्छेद 33 में किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर आदि के अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक है, आदि के अधिकार को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सेना, मीडिया, गुप्तचर आदि के अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए संसद सीमित कर सकती है, मतलब कुछ कम कर सकती है। जो अधिकार ज्यादा थे 10 थे तो 5 कर सकती है, 5 से 2.5 कर सकती है, तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इस पॉइंट को नोट रखेंगे कि अनुच्छेद 33 में सुरक्षा, अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद उसे कम कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 34 आता है। देखिए अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 34 में कहा गया है किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसे कोई हटा नहीं सकता या कोई मना नहीं कर सकता, यानी सेना का जो कानून है भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है। ठीक है, नोट, सेना के न्यायालय के कोर्ट को मार्शल कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे
पूछ सकता है कि सेना के न्यायालय को क्या कहा जाता है। तो सेना के न्यायालय को मार्शल कोर्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। तो ऐसे भी पूछता है कि अनुच्छेद, ऐसे पूछेगा कि सेना का कानून लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 34 में कहा गया है। सेना के न्यायालय के को क्या कहते हैं, तो कोर्सल लॉ कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोर्ट मार्शल सबसे खतरनाक कानून है। ठीक है, क्लियर। फिर आता है क्या आपका अनुच्छेद 35। ठीक है, अनुच्छेद 35 में देखिए आपको क्या दिया गया है, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि, विधि मतलब उसके गणना के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो जो आप शेष पीछे आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक। भाग 3 में क्या दिया गया, मूल अधिकार के लागू होने की विधि को बताया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जानिएगा कि अनुच्छेद 32 हो गया, 33 हो गया, 31 हो गया, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नोट, मूल अधिकार को पहले 7 श्रेणियों में बांटा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस कर दी थी कि पहले 7 श्रेणियों में बांटा गया था, बाद में 6 श्रेणियों में इसे बांटा गया। अब किसे हटाया गया, किसे नहीं हटाया गया, अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बताया कि मूल अधिकार को पहले 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में 6 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां। ठीक है, पहला क्या है, समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31 क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब नहीं है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, जो कि आपको यहाँ पर लिखाए हैं। ठीक है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर क्या किए हमने लिखाए हैं। तो देखिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि समता का अधिकार कहां से कहां तक, 14 से 18। समता मतलब समान अधिकार, समान कानून, समान नियम, पहले ने 14 से 18 तक बता दिए। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध। तो आपका देखिए इस समय जो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है, आपके इस श्रेणी में से हटा दिया गया है। तो अब कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार को पहले कितने श्रेणी में बांटा गया था, तो 7 श्रेणियों में बांटा गया था शुरुआती दौर में। बाद में या वर्तमान में अब कितनी है, तो 6 है। या आपसे पूछ लेगा कि मूल अधिकार में से किस श्रेणी को या किसे हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, उसे हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में आपके पास कितनी श्रेणियां हैं, 6 है। तो अनुच्छेद आप अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि समता का अधिकार कहां से कहां, 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। ठीक है, और शिक्षा एवं संस्कृति का 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, फिर क्या है आपका, फिर देखिए भारतीय प्लस विदेशियों, कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भारतीय और विदेशियों के लिए। ऐसे कुछ कानून जो हमारे भारत देश में है कि जो कि भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए अनुच्छेद बराबर है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 14 है, 20 21 है, मतलब शिक्षा का अधिकार। ठीक है, फिर 23 24 25 से 28 तक। ठीक है, ये सब कानून क्या है, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए बराबर है। तो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अनुच्छेद 14 भारतीय और विदेशियों को भी उपलब्ध है। हाँ, तो अनुच्छेद 14 20 21 21 23 24 25 28, 25 से 28 ये सब क्या है, विदेशियों को भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, फिर क्या आता है, केवल भारतीयों के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे अनुच्छेद जो केवल भारतीयों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। बाकी तो सब उपलब्ध है भारतीयों को, लेकिन कुछ ऐसे विशेष जो सिर्फ विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, सिर्फ भारतीयों को। तो अनुच्छेद 15 16 19 29 30। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस नंबर को आप याद रख लेंगे, 15 16 19 29 30 को भारतीयों के लिए ही अवेलेबल किया गया है। ठीक है, फिर क्या है, देखिए अगला क्या है, वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, ना कि आपका मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार,
मूल अधिकार नहीं है बल्कि राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है? तो नहीं दोस्तों, वोट डालने का अधिकार ओनली राजनीतिक अधिकार है, आपका मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए कौन निलंबित कर सकता है? तो मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता जाता है कि मूल अधिकार को कुछ समय के लिए कौन निलंबित या रोक सकता है? तो राष्ट्रपति रोक सकता है, किंतु आपातकालीन के दौरान 20 और 21 को नहीं रोक सकता है। ठीक है, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा भी जाता है कि मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है और हाई कोर्ट को कहते हैं, क्योंकि ये 5 प्रकार की रिट को जो जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत होता है। ठीक है, फिर क्या अस्थायी आवास, हड़ताल, चक्का जाम ये हमारे मूल अधिकार हैं? तो नहीं, आज के ना तो चक्का जाम हो गया, हड़ताल हो गया, अस्थायी आवास हो गया, बेरोजगारी हो गई, या ये सब आपके मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।